नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टर्की सपोर्टिंग पाकिस्तान इन द नेम ऑफ इस्लामिक यूनिटी। जो तुर्की एक देश है या उसका बदला हुआ नाम है तुर्की, जो भी उच्चारण कर लीजिए, वो लगातार पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ और नया से नया करने का प्रयास कर रहा है और पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान ने उसके साथ ज्यादा अच्छा किया है भारत की तुलना में? तो नहीं। आपको बता दूं कि अभी जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत उन चुनिंदा देशों में था जिसने न केवल अपनी एनडीआरएफ टीम भेजी थी, वहां के लोगों को जिंदा बचाया था, उनका इलाज किया था, उनके लिए सहायता भेजी थी। उस समय तो तुर्की के लोगों ने, कम से कम नहीं सरकार ने, तो तुर्की के लोगों ने तो ये स्वीकार ही किया था कि भारत ने हमारी मदद की और हम भारत के जो है को धन्यवाद देते हैं। और पाकिस्तान जो कि एक भिखारी देश है, उसने कोई मदद तुर्की की उस समय नहीं की थी। इसके बावजूद तुर्की पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है? तो उसका जवाब है इस्लामिक यूनिटी, इस्लाम के नाम पर एकता। वो लोग इसे कहते हैं, ये उम्मा की बात है, ये इस्लाम की उम्मा है। और उसके कारण आपको मैं बताऊंगा कि तुर्की किस हद तक जा चुका है पाकिस्तान के सपोर्ट में। इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट के जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों देश एक मिशन के रूप में उन्होंने ले लिया है कि वो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो जिनसे उनको उम्मीद है, उनसे अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करें। पाकिस्तान के जो कई मंत्री, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, वो कई देशों की यात्रा कर रहे हैं इस समय। ऐसे ही भारत की ओर से जो अजीत डोभाल, जयशंकर जी, ये सब लोग भी लगातार बाकी देशों से संपर्क कर रहे हैं, जिससे उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो समर्थन है वो भारत को मिलता रहे। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। पाकिस्तान जैसे कक्षा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के जो सामान है वो चोरी कर लेते हैं, पेंसिल, रबड़, कटर। पाकिस्तान लगभग कुछ वैसा ही देश है। इसके साथ सब लोग दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। अब उसके पास केवल एक ही दो ऑप्शन बचे हैं, एक है तुर्की और दूसरा है चाइना। लेकिन ये दोनों देश इतने फर्म स्टैंड किया है इन लोगों ने, इतने मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जिससे पाकिस्तान के जो हौसले हैं वो 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं। तारीफ करनी होगी तुर्की और चाइना की। भले वो पाकिस्तान का गलत कामों में साथ दे रहे हैं, लेकिन वो एक दोस्त के साथ खड़े हैं। अब अगर यहीं पे हम भारत की बात करें तो आपको बता दूं कि भारत के साथ कोई भी ऐसा देश नहीं है जैसे कि तुर्की और चाइना है, जो इतनी मजबूती के साथ भारत से साथ खड़े हों। और कारण है उसका कि भारत भी जब जरूरत पड़ती है तो वो किसी भी देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा नहीं होता है और वो कहता है कि हम नॉन अलाइनमेंट को पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो भारत ने अपने दोस्त रूस का उतनी मजबूती से साथ नहीं दिया जितनी वो अपेक्षा कर रहा था, या उसके जो दूसरे दोस्त चीन ने उसका साथ दिया। भले भारत एक दुधारी तलवार पे खड़ा था उस समय, लेकिन वो चाहता तो रूस की और बेहतर तरीके से मदद कर सकता था। उस समय पर भारत ने केवल उपदेश दिए। ऐसा ही इजराइल और हमास संघर्ष के बीच में हुआ। भारत ने कभी भी खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं किया, एक दो मुद्दे छोड़ के, बल्कि कई मुद्दों पर तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में इजराइल के खिलाफ भी वोट किया और उपदेश बहुत सारे दिए शांति के। तो भारत जब भी कोई ऐसा मौका आता है, उसका एक दोस्त ईरान है,
जहां पर वो चाबहार बंदरगाह बना रहे हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है तब भी भारत उसको उपदेश देता है और उनके साथ खड़ा नहीं होता है। तो जब भारत किसी के साथ खड़ा नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से भारत के साथ भी कोई खड़ा नहीं है, और उपदेश देने वाले बहुत से लोग हैं, जैसे कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, सभी कह रहे हैं कि आपको हमारा पूरा समर्थन है, जाइए लड़िए जाके। तुर्की ने पहले ही जो उसके मास्टर ऑफ द आर्ट, मतलब बहुत ही उच्च गुणवत्ता के जो इंटेलिजेंस और अटैक ड्रोन है वो पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं। 7 जहाज माल भर के तुर्की का जो है पाकिस्तान में उतर चुका है, और बहुत सारा जो गोला बारूद, वेपन्स, ड्रोन्स के कलपुर्जे वो सब पाकिस्तान भेज चुका है। पाकिस्तान को मालूम था कि जैसे हम पहलगाम टेरर अटैक करेंगे भारत आक्रमण कर देगा, इसलिए जैसे उसने हमला किया वैसे उसने अपने दोस्तों से मदद मांगनी शुरू कर दी, और वो जानता था कि तुर्की और चीन के अलावा उनकी कोई और मदद नहीं करेगा। चीन अगर मदद करेगा भी तो उसके बदले वो बहुत बड़ा कंपनसेशन पाकिस्तान से चाहेगा। तो जैसे उसने तुर्की से मदद मांगी, तुर्की तुरंत दौड़ा और उसने गोला बारूद और ड्रोन और ये सब जो है पाकिस्तान को उपलब्ध करा दिए उसकी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा एक और काम तुर्की ने किया कि उन्होंने अपना एक कॉर्वेट एक प्रकार का समुद्री जहाज होता है जिसका कि नाम है TCG बायकाड़ा। ये एक नेवल शिप है और इसको कहा जाता है किलर ऑफ सबमरीन्स, पनडुब्बियों का हत्यारा। उसको पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी मदद के लिए अरब सागर में भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की दोनों जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो थल सेना है वो काफी मजबूत है और बहादुर भी है, और कई बार उसने भारत से जो है आमने सामने की लड़ाई भी की है। वहीं दूसरी ओर बात करें पाकिस्तान की वायुसेना की, तो पाकिस्तान के पास JF-17, J-10 और F-16 और कुछ और पिछले जो पुराने विमान मौजूद हैं जिनसे वो भारत से लोहा ले सकता है। लेकिन जो नेवी है पाकिस्तान की वो बड़ी कमजोर है, और पहले भी भारत ने जो है कराची बंदरगाह को अपनी नेवी से तबाह किया था, और पाकिस्तान के कई नेवल और मर्चेंट वेसल्स अरब सागर में डुबोए थे। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जो जरूरत थी वो नेवी के जो दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी था, और तुर्की ने किया भी है। तुर्की ने जो अपना विमान भेजा, ये जो जहाज भेजा, विमान नहीं जहाज, वो इसलिए नहीं भेजा कि वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ेगा, बल्कि ये उसने कुछ वैसा ही काम किया कि जैसे बहुत साल पहले रूस ने भारत के लिए किया था। अब तुर्की का जहाज कराची बंदरगाह पे खड़ा है। अगर भारत कराची बंदरगाह पे हमला करता है और तुर्की के ये जो जहाज है इसको कोई नुकसान पहुंचता है, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का, तो तुर्की सीधे युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा और कहेगा कि भारत ने हमारे जो नेवी वेसल पे हमला किया है, इट इज ए एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट तुर्की है। अभी तक भारत 2 मोर्चों पे 3 मोर्चों पे लड़ने की बात कर रहा था, अब 4 मोर्चे खुल जाएंगे, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की है। तो सिर्फ इसलिए तुर्की ने अपना नेवल वेसल भेजा है। अब कुछ सूचनाएं आ रही जो कह रहे हैं कि 7 मई को चला जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब वो परमानेंट रुका रहेगा जब तक खतरा टल नहीं जाता। तो देखना है कि कितने दिन ये उनका वेसल खड़ा रहता है। अब अगर ये युद्ध होता है तो चूंकि तुर्की एक नाटो कंट्री है, और नाटो कंट्री का अगर आपने नेवल शिप जो है डुबो दिया या उस पर हमला कर दिया, तो जो उनका चार्टर है, जो उनका एग्रीमेंट है, वो एक्टिव हो जाएगा कि अगर नाटो पे किसी ने हमला किया तो वो सब नाटो कंट्रीज मिलकर के उसको मारेंगे। अब चूंकि भारत के नाटो कंट्रीज से इतने अच्छे संबंध है, उतने तो नाटो कंट्रीज के आपस में भी नहीं है। तो जो बड़े बड़े देश हैं जो नाटो में, जैसे कि इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और US,
वो लोग भारत के खिलाफ कोई आक्रमण तो नहीं करेंगे, क्योंकि भारत भी उनका रणनीतिक साझेदार है और तुर्की से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो भारत के खिलाफ वो युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रकार से भारत के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे जैसे कि होते। क्यों? क्योंकि भारत का तुर्की से आमने सामने लड़ाई हो गई है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के जो रणनीतिज्ञ हैं उन्होंने तुर्की को इन्वॉल्व किया है। अब क्वेश्चन उठता है कि तुर्की जो है पाकिस्तान को किस स्तर तक सपोर्ट करेगा? क्या अपना वेसल यहां परमानेंट खड़ा रख सकता है? जवाब है नहीं। तुर्की की खुद अपनी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, उसे खुद ही जरूरत है। क्या जब युद्ध लड़ने की बारी आएगी तो शुरुआती गोला बारूद दे दिया है, क्या आगे और भी सामान जो उनके बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं वो सब पाकिस्तान को देंगे, या जो उनके जो नौसेना के अधिकारी हैं वो पाकिस्तान की जहाजों पर आकर के भारत के साथ युद्ध करेंगे? ये सब प्रश्न जो हैं ये खड़े हैं कि तुर्की किस स्तर तक पाकिस्तान की मदद करता है। दोनों देश जो हैं, पाकिस्तान और तुर्की, दोनों के बीच में बहुत ही गहरे सैन्य संबंध है और सांस्कृतिक संबंध है। दोनों देश जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के सदस्य हैं और कई मुद्दों पर आंख बंद करके एक दूसरे का वैश्विक मुद्दों पर समर्थन करते हैं। अब आप समझिए कि पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम देश हैं उसमें आधे देश तो अभी भी तकनीक और विज्ञान के मामले में 18वीं और 19वीं सदी में ही जी रहे हैं। वो आज भी सोच रहे हैं कि धरती चपटी है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो वास्तव में सैन्य रूप से काफी मजबूत हैं। अगर परंपरागत सैन्य की क्षमता की बात करिए तो तुर्की उसमें काफी मजबूत है, क्योंकि वो नाटो का सदस्य है और उसके पास US और यूरोपियन कंट्रीज से बहुत अच्छे उच्च गुणवत्ता की जो तकनीक वाले हथियार हैं वो उसको मिले हुए हैं। वही पाकिस्तान की बात करें, इनके पास हथियार तो कोई बहुत अच्छे नहीं है। इनके पास वही है जो चीन ने अपना सारा गरा माल पाकिस्तान के चिपका दिया है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर बम है। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों देश जो पूरे विश्व के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके नेता हैं और इन दोनों का मानना है कि अगर कोई भी इस्लामिक कंट्रीज का नेता बन सकता है तो वो तुर्की और पाकिस्तान ही जो है अगर एक साथ आ जाएं तो वही इस्लामिक कंट्रीज को बचा पाएंगे। तुर्की ने पूरे जो मुस्लिम समाज है विश्व का उसको एक मैसेज दिया है कि अगर कोई इस्लामिक देशों को लीड कर सकता है पूरे विश्व में तो वो तुर्की है। और तुर्की ने इस बार ये मौका इसलिए नहीं खोया क्योंकि पिछली बार जो गजा की लड़ाई थी जो कि इजराइल के साथ चल रही थी तो उसमें तुर्की ने ये मौका खो दिया था और ये साबित हुआ था कि ईरान जो है वो मुस्लिम समाज का लीडर बन के उभरा था। लेकिन इस बार तुर्की ने कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे बढ़ करके ये साबित किया कि देखिए जब एक इस्लामिक देश मुसीबत में था तो दूसरा इस्लामिक देश जो है उनके साथ आकर के खड़ा हो गया। तो चलिए मित्रों देखते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान का जो इस्लाम प्रेम है, जो इस्लामिक एकता है वो कितने दिन तक चलती है, कितने दिन तक तुर्की पाकिस्तान को बचा पाता है। ये तो आने वाला समय बताएगा, 1-2 महीनों में सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं मित्रों, धन्यवाद।